हेलो दोस्तों, एनआरए एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सिलेबस देखेंगे और जानेंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। दोस्तों, इससे पहले हमने जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसका पूरा सिलेबस एक वीडियो में बना के अपने चैनल पर डाल दिया है, तो वो वीडियो भी आप जाके ज़रूर देख लें। उसमें हमने प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे। दोस्तों, जो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास है इसको हम कुल 10 चैप्टर में डिवाइड करके पढ़ेंगे और 10 चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपकी मेडिवल हिस्ट्री में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है भारत पर इस्लामिक आक्रमण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो भारत पर इस्लामिक आक्रमण से ही चालू होता है। भारत में दो तरीके के इस्लामिक आक्रमण हुए, एक अरबी आक्रमण, दूसरा तुर्की आक्रमण। अरबी आक्रमण वे जिनका संबंध अरब से था, मतलब जो आज का इराक और सऊदी अरब वाला क्षेत्र है वो, या यूँ कहें कि जो लोग अरबी भाषी थे। और तुर्की आक्रमण वो जिनका संबंध कहीं ना कहीं आज के तुर्की देश से था। तो इस तरीके से हम इस्लामिक आक्रमण को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जो अरबी आक्रमण है उसमें हम मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण पढ़ेंगे। 712 ईस्वी में इसका आक्रमण हुआ था। आप सब ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो जो भारत पर सबसे पहला आक्रमण था वो मोहम्मद बिन कासिम का था। यहाँ से क्वेश्चन भी ऐसे बनता है कि भारत में सबसे पहला इस्लामिक आक्रमण किसका हुआ, तो मोहम्मद बिन कासिम। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि भारत पे सबसे पहला अरबी आक्रमण किसका हुआ, तब भी मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन अगर क्वेश्चन बन जाए कि भारत पे सबसे पहला तुर्की आक्रमण कब हुआ, तब फिर मोहम्मद बिन कासिम नहीं होगा, तब फिर आपका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। तो इस तरीके से आपको समझना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। फिर हम जो दूसरा इस्लामिक आक्रमण पढ़ेंगे वो तुर्की आक्रमण है। इसमें हम दो लोगों को के बारे में पढ़ेंगे, एक मोहम्मद गजनवी है, दूसरा मोहम्मद गोरी है। मोहम्मद जो गजनवी है इसने 1001 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक भारत पर कई बार आक्रमण किए। सबसे जो प्रसिद्ध इसका आक्रमण रहा वो गुजरात का सोमनाथ मंदिर, आप सब जानते हैं। उस टाइम भीम प्रथम वहाँ का शासक था। तो मोहम्मद गजनवी का जो आक्रमण हुआ वो 1001 से लेके 1027 तक। जो हमारा अगला आक्रमण होगा मोहम्मद गौरी का, इसका 1175 से लेके 1206 ईस्वी तक इसने आक्रमण किया। इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण होता है, आपने सुना भी होगा, पानीपत का जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, तो पृथ्वीराज चौहान से। तो वहाँ पे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो हमारा अगला दूसरा चैप्टर है वो क्या है, तो वो है हमारा दिल्ली सल्तनत। अब चूँकि आप सब जानते हैं कि जो मोहम्मद गौरी था उसने यहाँ पे आक्रमण किया और जितने भी क्षेत्र उसने जीते उन सारे ही क्षेत्रों को अपने गुलामों में बांटकर वो वापस गजनी लौट गया। तो जो उनके उसके गुलाम थे भारत में, जैसे उसके कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, फिर बख्तियार खिलजी हो गया जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो इन लोगों में जो आपका मोहम्मद गौरी था उसने अपना पूरा साम्राज्य बांट के और वो वापस लौट गया। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की और यहीं से हमारा दिल्ली सल्तनत चालू हो जाता है। दिल्ली सल्तनत को हम, जो दिल्ली सल्तनत का कालक्रम है वो 1206 से लेके 1526 तक है। इसमें कुल 5 वंश ने शासन किया। पांचों वंश में कई कई शासक हुए, तो उनके बारे में हम डिटेल में आगे की वीडियो में, जब भी हमारा वीडियो आएगा मेडिवल हिस्ट्री का, तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे हमारा पहला वंश रहा वो गुलाम वंश, जिसकी स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। और ये वंश कब तक चला, 1290 तक। इस कालक्रम में कुल 11 शासक आए आपके गुलाम वंश में। नेक्स्ट हमारा रहेगा खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होती है और ये 1320 तक चलता है। इसमें कुल शासक रहे 5। यही खिलजी वंश जिसमें आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना है, जिस पर एक मूवी भी आई थी। फिर जो अगला वंश हमारा होगा वो तुगलक वंश होगा। ये कब से कब तक चला, 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। इसमें कुल हम 9 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा अगला वंश होगा सैयद वंश, ये कब से कब तक चला, 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। इसमें कुल 4 शासक हुए।
जो हमारा अगला वंश होगा लोदी वंश, ये कब से कब तक चला, 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। इसमें कुल 3 शासक हुए। अंतिम शासक यहाँ पे आप इब्राहिम लोदी को पढ़ते हैं, जिसके काल में जो बाबर था, बाबर का आक्रमण होता है पानीपत में, और वहीं से फिर भारत में मुग़ल वंश की नींव पड़ जाती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरा हम अपना दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं। ये तो दिल्ली सल्तनत का कालक्रम हो गया, मतलब एक तरीके से कहें कि राजनीतिक इतिहास हो गया। लेकिन जो हम अपना अगला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, उसमें हम तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक नीति एवं सांस्कृतिक व्यवस्था, अपने चैप्टर नंबर 3 में हम सल्तनत कालीन इन सारी व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 3 भी ख़त्म हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा जो सूफ़ी आंदोलन एवं उसके सिलसिले। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में, चाहे वो प्राचीन भारत रहा हो या मध्यकालीन भारत रहा हो या आधुनिक भारत रहा हो, इन तीनों ही कालक्रम में कुछ धार्मिक आंदोलन चले हैं। जैसे कि प्राचीन भारत में आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद वैष्णव, शैव, इस तरीके से 4-5 धर्मों के बारे में प्राचीन भारत में आपने पढ़ा था। मध्यकालीन भारत में मुख्यतः 2 तरीके के धार्मिक आंदोलन भारतीय उपमहाद्वीप में चलते हैं। एक तो होता है आपका सूफी आंदोलन, दूसरा होता है भक्ति आंदोलन। तो चैप्टर 4 में हम सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में हम भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा सूफी आंदोलन रहा, ये कई सारे सिलसिलों में बटा था, जैसे कि चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी, सतारी, कादरी, नक्शबंदी और फिरदौसिया। तो इस तरीके से सूफी आंदोलन कई सारे सिलसिलों में बटा था। तो हम इन सिलसिलों के भी बारे में बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चैप्टर नंबर 4 तक हमारा ये हो जाता है। 5वें में हम भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन में भी कुछ उसकी शाखाएँ रहीं, जैसे यहाँ पे सूफी आंदोलन में सिलसिले थे, उसी तरीके से भक्ति आंदोलन में शाखाएँ रही। तो जैसे कि अलवार शाखा, नैनार शाखा, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, इस तरीके से हम भक्ति आंदोलन को भी पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना चैप्टर नंबर 6 पे चलेंगे। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है वो क्या है, तो चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य। आपने सुना भी होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। जो हसन गंगू नाम के व्यक्ति ने बहमनी साम्राज्य की नींव रखी थी, आज का जो आपका कर्नाटक वाला क्षेत्र है उसी में कहीं पे। तो हम चैप्टर नंबर 6 में बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर 7 होगा विजयनगर साम्राज्य। तो चैप्टर 7 में हम विजयनगर, ये भी दक्षिण भारत में ही इसकी स्थापना हुई थी। तो इसमें इसके शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रशासनिक प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य में हम कुल इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य को 5-6 टॉपिक में डिवाइड करके पूरी तरीके से इसको पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर 7, सॉरी यहाँ पे मैंने ये जो नंबरिंग गलती कर दी है, यहाँ पे चैप्टर 8 हो जाएगा ये। तो चैप्टर 8 में हम क्या पढ़ेंगे, मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य में क्या क्या पढ़ना है, तो मुग़ल साम्राज्य में हम बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि कब कब ये लोग शासन में आए और कब तक इनका शासन चला, इनके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं क्या रही। तो सबसे पहले हम मुग़ल साम्राज्य में ये पढ़ेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा यानी कि चैप्टर नंबर 9 होगा, उसमें हम मुग़ल कालीन प्रशासन पढ़ेंगे, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक नीति, संस्कृति एवं साहित्य। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर जो 8 और चैप्टर नंबर 9 होगा वो पूरी तरीके से मुग़ल वंश को समर्पित होगा। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उत्तरवर्ती मुग़ल शासक। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि औरंगजेब के बाद मुग़ल शासक का धीरे धीरे मुग़ल शासक कमज़ोर होने लगते हैं और जो मुग़ल सल्तनत थी या मुग़ल साम्राज्य था वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है और धीरे धीरे करके भारत में अनेक क्षेत्रों में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना चालू हो जाती है। तो 1707 में आपके औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके बाद से मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर होना पड़ जाता है। तो यहीं से फिर हम उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 में कुछ मुग़ल शासकों के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे कुल 9 मुग़ल शासकों के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे कमज़ोर शासक रहे, इसी कारण जो है मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया। जो हमारा चैप्टर नंबर 10 होगा वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, मराठा साम्राज्य। शिवाजी, बाजीराव, इन सबों का आपने नाम सुना होगा। तो
मराठाओं के बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 10 में पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य देखेंगे और इस तरीके से हमारा मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो जाता है। अंग्रेज़ धीरे धीरे जहांगीर के काल में ही भारत में आ चुके थे। उनकी प्रथम फैक्ट्री 1607-8 में लगभग सूरत में बैठ गई थी। तो फिर यहाँ से हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री चालू कर देंगे। तो उम्मीद है कि आज का आपका ये मेडिवल हिस्ट्री का पूरा आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी आगे की वीडियो में हम पूरी की पूरी मेडिवल हिस्ट्री बारी बारी से, जिस तरीके से मैंने आपको पूरा सिलेबस समझाया है, हम एक एक करके सारे चैप्टर पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। जो आपकी एनिशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत है वो ऑलरेडी मैंने चालू कर दी है, उसके कुछ वीडियो भी आ चुके हैं, पॉलिटी के भी कुछ वीडियो आ चुके हैं। तो इस तरीके से पूरा आपका जीएस का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो बहुत धन्यवाद।